बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इनाम मुस्तफ़ी यूट्यूब चैनल से मैं हूँ मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। सेकंड ईयर की पाक स्टडीज़ की नई किताब, उसका चैप्टर नंबर 4, और आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 का आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, आखिरी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ये टॉपिक अगरचे एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन इजाफी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर या 4 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर बोर्ड में आ सकता है। और अगर 4 नंबर के लॉन्ग के तौर पर भी ना आए, 8 नंबर के लॉन्ग के तौर पर भी ना आए, तो शॉर्ट क्वेश्चन तो बाहर सूरत ऐसे टॉपिक्स में से ज़रूर पूछे जाते हैं। तो लिहाजा हम इन तमाम एतबारात को मद्देनज़र रखते हुए आज के चैप्टर नंबर 4 के आखिरी टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, और वो टॉपिक है कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर इंसानी हुकूक, ह्यूमन राइट्स एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हम जितनी भी बातें इस पूरे चैप्टर में पढ़ चुके हैं, उन्हीं सारी बातों को मिलाकर ये एक आखिरी टॉपिक बना दिया गया है, और इसके अंदर समराइज़ करके हमें ये बात समझाई गई है कि नेशनल लेवल पर ह्यूमन राइट्स की क्या इम्पोर्टेंस होती है, और उसके लिए नेशनल लेवल पर क्या क्या मेजर्स, क्या क्या इक़दामात उठाए जाते हैं, और इसी तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर जो बड़ी आलमी तंजीमें हैं, UNO है, उसके तमाम तर इदारे हैं, वो किस तरीके से ह्यूमन राइट्स को प्रोवाइड करने और हर इंसान तक उनको पहुंचाने के लिए स्ट्रगल करते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपने इसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले तो आपने डेफिनेशन ऑफ राइट्स, हुकूक की आपने तारीफ़ करनी है, जो आपने मुझसे पढ़ते हुए इस चैप्टर के हर लॉन्ग क्वेश्चन में अप्रॉक्सीमेटली लिखी है, और वो डेफिनेशन वही है जो आपकी बुक की पहली लाइन में मौजूद है, इस चैप्टर की पहली लाइन में, और वो है वो मुतालबात जो शहरी अपनी भलाई के लिए हुकूमत से या आपस में करते हैं और हुकूमत और मुआशरा उन्हें तस्लीम करता है, वो हुकूक कहलाते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उर्दू वाले बच्चे उर्दू में और इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लेंगे, और ये डेफिनेशन बुक में मौजूद है, इसलिए मैंने अलग से इंग्लिश में नहीं लिखी है। उसके बाद आपने अगली एक इजाफी हेडिंग यहाँ पर ऐड करनी है, और वो है हुकूक की अक़साम। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ राइट्स। हुकूक की 2 अक़साम होती हैं। एक होते हैं मॉरल राइट्स, जिन्हें आप अखलाकी हुकूक कहते हैं, और नंबर 2 है कानूनी हुकूक, जिन्हें आप लीगल राइट्स कहते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जब आप ये 2 हेडिंग्स इजाफतन ऐड कर लेंगे, तो उसके बाद अब आप आ जाएंगे बुक की इस टॉपिक की पहली लाइन पर, और वहाँ पर आप हेडिंग लिखेंगे कौमी सतह पर हुकूक का मतलब, मीनिंग ऑफ राइट्स एट नेशनल लेवल, यानी नेशनल लेवल पर हुकूक का क्या मतलब होता है। तो वो ये कहता है जी कि कौमी सतह पर हुकूक का मतलब ये है कि हर गवर्नमेंट पर ये लाजिम है कि वो सोशल और पॉलिटिकल तमाम तरह की सहूलियात आवाम को फराहम करे, और वो जितने भी सहूलियात मुआशी या सियासी मुआशरती या सियासी जितनी भी सहूलियात आवाम को फराहम करती है, और एक हुकूमत अपने लिए ज़रूरी समझती है कि ये काम मुझे अपनी गवर्नमेंट के लिए ये काम मुझे अपनी आवाम के लिए करने चाहिए, वो सब के सब काम क्या कहलाते हैं? हुकूक कहलाते हैं। हम ये पढ़ रहे हैं कि नेशनल लेवल पर हुकूक का मतलब क्या है। तो भाई ये मतलब है कि एक गवर्नमेंट माशरती और सियासी तमाम तरह की सहूलियात जो आवाम को फराहम करती है, वो हुकूक कहलाते हैं। प्लस शहरी वो तमाम तर मुतालबात, जो हमने डेफिनेशन में भी बात पढ़ी, वो तमाम तर मुतालबात जो शहरी अपनी हुकूमत से करते हैं, और हुकूमत उन तमाम तर मुतालबात को पूरा भी करती है, तो उन्हें भी हम
हुकूक ही कहते हैं। तो ये मतलब है, ये मीनिंग है कौमी सतह पर, नेशनल लेवल पर हुकूक का। उसके बाद जब आपने ये पहला पॉइंट लिख लिया तो आप अगले पॉइंट पर आ जाएंगे और वहाँ पर लिखेंगे मुआशरती हुकूक की फराहमी। वो कहता है अब हुकूक बड़े लेवल पर जाकर दो तरह के हो जाते हैं, एक मुआशरती हुकूक है और एक सियासी हुकूक। अब वो कहता है कि हर मुल्क अपने शहरियों को बेशुमार किस्मों के मुआशरती हुकूक देता है। लाइक हर मुल्क हर बंदे को ज़िंदगी का हक देता है, रिहाइश का हक देता है, रेजिडेंस का, प्रॉपर्टी का हक देता है, फैमिली का हक देता है, जॉब का हक देता है, रिलीजन का हक देता है। इसी तरीके से तहरीर और तकरीर का, फ्रीडम ऑफ राइट ऑफ एक्सप्रेशन, उसका वो हक देता है। अब वो कहता है कि ये तमाम तरह के हुकूक ये मुआशरती हुकूक कहलाते हैं। तो नेशनल लेवल पर मुआशरती और सियासी सहूलियात जो हुकूमत आवाम को फराहम करती है वो कहलाते हैं हुकूक। और वो तमाम बातें भी हुकूक कहलाती हैं जो आवाम अपनी हुकूमत से करते हैं। और अगली हेडिंग में हमने ये बात पढ़ी कि वो जो मुआशरती हुकूक है वो होते कौन कौन से हैं। तो वो ये वाले हुकूक होते हैं जो एक गवर्नमेंट अपनी आवाम को फराहम करती है। फिर इसी ही पॉइंट में, बुक पर जो सेकंड पॉइंट है, इसी ही पॉइंट में एक और हेडिंग आप लिखेंगे सियासी हुकूक। जहां आप अपनी बुक पर देख लीजिए, मैं आपको लाइन भी बता देता हूं एग्जैक्ट, जहां ये लिखा हुआ है कि इसी तरह, यानी नेक्स्ट पेज पर पेज नंबर 57 की सेकंड लाइन जहाँ लिखा हो इसी तरह हर शहरी को सियासी हुकूक भी हासिल होते हैं। तो इस जगह पर आप हेडिंग लिख लेंगे सियासी हुकूक। तो वो जो मुआशरती और सियासी सहूलियात वो जो हुकूमत आवाम को फराहम करती है वो मुआशरती हुकूक ये वाले होते हैं। और उनमें सियासी हुकूक ये होते हैं कि हर गवर्नमेंट वोट का हक देती है, रिप्रेजेंटेशन का हक देती है, ओहदे का डेजिग्नेशन का हक देती है, क्रिटिसिज्म का हक देती है, और अपनी पॉलिटिकल पार्टी, सोशल पार्टी, वेलफेयर पार्टी, रिलीजियस पार्टी बनाने का भी हक देती है। तो ये जो तमाम तरह के हुकूक होते हैं ये सियासी हुकूक होते हैं। तो नेशनल लेवल पर हमने, फिर रिपीट कर रहा हूँ समझाने के लिए, बात क्लियर करने के लिए, कि नेशनल लेवल पर हुकूक दो किस्मों के होते हैं। हुकूमत ये दो तरह की चीज़ें हर सूरत अपनी आवाम को प्रोवाइड करती है, उनमें मुआशरती हुकूक होते हैं और सियासी हुकूक होते हैं। फिर अगले बुलेट पॉइंट पर आप हेडिंग लिखेंगे हुकूक का तहफ़्फ़ुज़। ये जो दो तरह के हुकूक हैं जो आपने पढ़े कि मुआशरती हुकूक ये भी नेशनल लेवल पर हुकूक कहलाते हैं, पॉलिटिकल राइट्स ये भी हुकूक कहलाते हैं नेशनल लेवल पर। तो ये जो दो तरह के हुकूक हैं ये हुकूक बेसिकली आवाम को फराहम कैसे किए जाते हैं, इन हुकूक को प्रोवाइड करने की ज़मानत कौन देता है, किस वे के ज़रिए, किस रास्ते के ज़रिए ये यकीनी बनाया जाता है कि लोगों को ये हर तरह के हुकूक मिल जाएं। तो वो ये कहता है कि इन हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ आइन में किया जाता है। मुल्क का जो आइन होता है वो इन हुकूक की फराहमी की ज़मानत देता है। उस मकसद के लिए हर मुल्क आज़ाद अदलिया कायम करता है ताकि लोगों को ये तमाम तरह के हुकूक नेशनल लेवल पर मिल सकें और किसी के साथ किसी किस्म की कोई ज़्यादती न हो और किसी किस्म के हुकूक किसी भी एतबार से छीने ना जा सकें। अजीज़ तलबा और तालिबात, ये तो बात हो गई नेशनल लेवल की। तो आपने पहले 3 पॉइंट्स के ऊपर, पहले 3 बुलेट्स के ऊपर 4 हेडिंग्स बना ली, प्लस आपने ये 2 इब्तदाई और इजाफी हेडिंग्स बना ली। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो बुलेट पॉइंट है वहाँ पर आप हेडिंग लिखेंगे बैनुल अक़वामी सतह पर हुकूक का मतलब, मीनिंग ऑफ राइट्स एट इंटरनेशनल लेवल। ये था नेशनल लेवल। अब इंटरनेशनल लेवल क्या है, क्या मतलब है इससे? तो वो कहता है जी कि 1945 से, जब से यूएनओ बना, अक़वाम मुत्तहिदा बनी, उस वक्त से लेकर आज के दिन तक हुकूक की फराहमी की बात इंटरनेशनल लेवल पर हो रही है। उससे पहले ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था। वो उससे पहले कॉन्सेप्ट देने वाली सिर्फ आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस थी। तो अब हम खैर और बात कर रहे हैं, वो यहाँ ये बात समझा रहा है कि जी इंटरनेशनल लेवल पर बात शुरू हुई 1945 में, और इंटरनेशनली
جو حقوق فراہم کیے جاتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں رہنے والے لوگوں کو حقوق فراہم کیے جا سکیں۔ اس کے لیے ہر ملک قانونی ڈھانچہ بھی بناتا ہے تاکہ مقامی اور علاقائی سطح پر انسانی حقوق کا تحفظ ہو سکے۔ پھر سمجھ لیجئے کیا کہنا چاہتا ہے، میں آپ کو یہاں سے ایگزیکٹ ورڈنگ پڑھ کے سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کے لیے بات مزید کلیئر ہو جائے۔ وہ کہتا ہے کہ بین الاقوامی سطح پر، انٹرنیشنل لیول پر، انڈرلائن کر لیجئے، MCQs ہے 1945۔ اور یہاں ایک بات اور واضح کر دوں کہ یہ والا جو پوائنٹ ہے یہ بھی شارٹ کویسچن ہے، اور یہ جو قومی سطح پر مطلب ہے حقوق کا یہ بھی شارٹ کویسچن ہے۔ یہ دونوں پوائنٹ آپ سے الگ الگ شارٹ کویسچن کے طور پر پوچھے جائیں گے۔ بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں سمجھانے کے لیے۔ وہ کہتا ہے جی کہ 1945 سے سلسلہ جاری ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی یہ جاری اس لیے ہے، اس کا مقصد یہ تھا کہ انسانی حقوق کا تحفظ کیا جائے، اور تحفظ ہی نہ کیا جائے بلکہ انسانی حقوق فراہم کرنے کے لیے کوئی لیگل وے آؤٹ بنایا جائے تاکہ پوری دنیا میں رہنے والے لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق فراہم کیے جا سکیں۔ تو یعنی انٹرنیشنلی یہ سلسلہ 1945 سے جاری، اور انٹرنیشنلی جاری کرنے کا مقصد یہ تھا تاکہ پوری دنیا میں رہنے والے لوگوں کو حقوق فراہم کرنے کے لیے ایک لائحہ عمل بھی دے دیا جائے، رولز اینڈ ریگولیشنز بھی دے دیے جائیں، اور نمبر 2 نہ صرف رولز اینڈ ریگولیشن دیے جائیں بلکہ پریکٹیکلی کسی بھی شہر، کسی بھی علاقے، کسی بھی سطح پر رہنے والے لوگوں کو وہ تمام طرح کے حقوق مل بھی سکیں۔ یہ ہو گیا پوائنٹ۔ اس کے بعد اگلے پوائنٹ پر آ جاتے ہیں انسانی حقوق کا تحفظ۔ جیسے نیشنل لیول پر انسانی حقوق کو تحفظ دینے کی ضمانت ملک کا آئین دیتا ہے، ایسے ہی وہ انٹرنیشنل لیول پر ہر ملک نے انسانی حقوق فراہم کرنے کے لیے اپنے اپنے آئین بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو انٹرنیشنل لیول پر بھی آئین ہی انسانوں کے حقوق کی ضمانت دیتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، انٹرنیشنل لیول پر جو UNO ہے یا جو بڑے بڑے انسانی حقوق کے ادارے ہیں وہ وقتاً فوقتاً اعلانات بھی کرتے رہتے ہیں، نئے نئے اصول و ضوابط بھی دیتے رہتے ہیں، نئے نئے رولز اینڈ ریگولیشنز بھی اناؤنس کرتے رہتے ہیں، اور اناؤنس کرنے کا مقصد صرف ایک ہوتا ہے کہ لوگوں کو نہ صرف انسانی حقوق مل سکیں بلکہ انسانی حقوق کی امپورٹنس بھی لوگوں کے ذہنوں کے اندر مزید پیدا ہو سکے۔ پھر سن لیجئے، ہم نے جیسے پڑھا کہ انسانی حقوق کا تحفظ نیشنل لیول پہ کون کرتا ہے، تو ہم نے کہا جی نیشنل لیول پہ جو ملک کا آئین ہوتا ہے وہ انسانی حقوق کی ضمانت فراہم کرتا ہے، اس کے لیے عدلیہ بنائی جاتی ہے۔ ایسے ہی انٹرنیشنل لیول پر ہر ملک نے اپنے اپنے کانسٹیٹیوشن بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کانسٹیٹیوشنز میں انسانی حقوق کو تحفظ دینے کی بات کی گئی ہوتی ہے۔ اور پھر نہ صرف یہ بلکہ انٹرنیشنلی جتنے بھی ادارے ہیں وہ تمام طرح کے ادارے وہ وقتاً فوقتاً اعلانات اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ فلاں دن ہے انسانی حقوق کا، فلاں دن ہے عورتوں کا، فلاں دن ہے مردوں کا، فلاں دن ہے فادر ڈے، مدر ڈے، ویمن ڈے، لیبر ڈے، کہتا ہے یہ آتے رہتے۔ اس سے یہ اناؤنسمنٹس ہوتی ہیں، ڈیٹس مقرر کی جاتی ہیں، رولز اینڈ ریگولیشنز بتائے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو ان کے حقوق ملتے رہیں، اور نہ صرف ملتے رہیں بلکہ انسانی حقوق کی رسپیکٹ بھی بڑھتی چلی جائے۔ اس کے بعد صرف اتنا کام ہی نہیں ہوتا بلکہ یہ تمام طرح کے رائٹس انٹرنیشنلی پوری دنیا میں رہنے والے لوگوں کو فراہم کرنے کے لیے مختلف معاہدات بھی ہوتے ہیں، ڈیفرنٹ ایگریمنٹس بھی سائن ہوتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ مختلف معاہدات جب بھی انٹرنیشنلی میٹنگز ہوتی ہیں تو ان میٹنگز میں ملکوں کے ممبرز جب ملاقات کرتے ہیں تو وہاں پر ایگریمنٹ بھی سائن ہوتے ہیں، اور ان کو سائن کرنے سے کیا ہوتا ہے، انسانی حقوق کا تحفظ ہوتا ہے۔ اور جب ایگریمنٹ ہوتا ہے تو انٹرنیشنل ادارے ان ملکوں کو کہتے ہیں کہ تم لوگ جاؤ اور جا کر انسانی حقوق فراہم کرنے کے لیے آئین بناؤ تاکہ لوگوں کو ان کے حقوق میسر آ سکیں اور کسی قسم کے کسی بھی فرد کے جو حقوق ہیں وہ چھینے نہ جا سکیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس میں کچھ اضافی مواد اور ایڈ کرنے کی ضرورت اس لیے محسوس نہیں کی کہ یہ ایکسرسائز کا لانگ نہیں ہے، اضافی لانگ ہے اور 4 نمبر کے طور پر ہی آ سکتا ہے۔
8 नंबर के तौर पर अमूमन नहीं आता, इसलिए जितना आपको करवा दिया गया इसी को ही अहम समझते हुए और बेहतर समझते हुए आपने इसको तैयार कर लेना है। एंड पर आपने लिखना है खुलासा कलाम, और इस खुलासा कलाम में आपने सिर्फ इतनी सी बात ज़ाहिर कर देनी है कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी और मुल्की सतह पर भी, कौमी सतह पर भी इंसानों के हुकूक़ की बहुत अहमियत है। बैनुल अक़वामी जो दसातीर हैं वो भी, और जो मुल्की दसातीर हैं, कौमी दसातीर हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशंस, आइन, वो ही ज़मानत फराहम करते हैं। और नेशनल लेवल पर भी बहुत सारे इक़दाम उठाए जाते हैं कि लोगों को उनके हुकूक़ मुयस्सर आ सकें, और इंटरनेशनली भी बहुत सारे इक़दाम उठाए जाते हैं ताकि लोगों को उनके हुकूक़ मुयस्सर आ सकें। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये था आज का इंतहाई मुख्तसर टॉपिक। इसी के साथ ही आज का हमारा चैप्टर नंबर 4 के तमाम लॉन्ग मुकम्मल हो गए। कल के लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज करेंगे और फिर उसके साथ ही चैप्टर नंबर 5 का आगाज़ कर देंगे। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।